बहू और बेटी की दिवाली शॉपिंग। उपासना रसोई में नाश्ता बना रही होती है, तभी सास गुस्से में आवाज लगाती है। बहू, उपासना बहू, और कितनी देर लगेगी? भूख मर जाएगी, तब लाओगी क्या नाश्ता? बस लाई माँ जी। बहू डरते डरते मेज पर नाश्ता लगाती है। क्यों री, नाश्ता बनाने में इतनी देर लगती है? हैं? तुम आजकल की बहुएं भी ना एक नंबर की कामचोर होती हो, सब जानती हूं मैं। थोड़ा अपने शरीर में फुर्ती ले आओ। 4 लोगों का खाना बनाने और 4 गंदे बर्तन घिसने में घंटों लगा देती हैं। अभी तो दिवाली की सफाई भी बाकी है, जो कि तुझे अकेले ही करनी है। दिवाली में बस कुछ दिन बच गए हैं, अभी से शुरू करेगी तो जाकर समय से दिवाली की सफाई खत्म होगी। तभी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे ससुर हरीश कहते हैं, अरे भाग्यवान, इतने बड़े घर की बहू सफाई अकेले कैसे करेगी? हरीश जी, आपको मुझे टोके बिना चैन नहीं मिलता। घर का काम निपटा कर लेगी सफाई। और वैसे भी शादी के बाद उपासना बहू की ससुराल में पहली दिवाली है, ऐसे में बहू के हाथों से दिवाली की सफाई शुभ होगी। आखिर में यही तो हमारे घर की लक्ष्मी है। रोमा बड़ी ही सफाई से बातों की उधेड़ बुन करके सफाई की जिम्मेदारी बेचारी बहू पर थोप देती है। इसे कहते हैं अकलमंदी। मेरी बात भी रह गई, वरना इतनी महंगाई में अगर बाई को सफाई के लिए बुलाती तो वो 5-10 हजार तो ले ही जाती और मिठाई का डब्बा अलग से मांगती। इस तरह से समय बीतता है और एक सुबह जब बहू उपासना घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसकी ननद कीर्ति महंगी सी साड़ी पहने कंधे पर पर्स लटकाए आती है। माँ देखो, मैं आ गई। अपनी बेटी को देखकर रोमा फूली नहीं समाती। कीर्ति मेरी बच्ची, कैसी है तू? दामाद जी नहीं है? नहीं माँ, मैं अकेली आई हूँ। मायके आते ही कीर्ति अपनी सास की बुराई अपनी माँ से करने लगती है। क्या बताऊं माँ, मेरी सास इतनी कंजूस है, इतनी कंजर है ना कि उनके सामने बनिया भी शर्मा जाए। पता है, पैसे बचाने के लिए उन्होंने काम वाली बाई को नहीं बुलाया और घर की दिवाली की सफाई हम बहुओं पर थोप दी। इसलिए मैं तो बहाना बनाकर मायके चली आई। बेचारी मेरी जेठानी वहां फर्श और दीवार घिस रही होंगी। बहुत अच्छा किया कीर्ति बेटी, जो तू यहाँ चली आई। वैसे भी मुझे तेरी बड़ी याद आ रही थी। माँ, अब मेरी शादी हो गई है, तो क्या तुम मुझे दिवाली की शॉपिंग नहीं कराओगी? क्यों नहीं कराऊंगी मैं शॉपिंग? एक ही तो लाडली बेटी है मेरी। मेरा बस चले तो मैं अपना सब कुछ तुझ पर लुटा दूं। वैसे भी शादी के बाद ये तेरी पहली दिवाली है, इसलिए इस बार तो मैं तुझे दिवाली की दुगनी शॉपिंग कराऊंगी। ये सुनकर कीर्ति बड़ी खुश हो जाती है। तभी उपासना भी उम्मीद लगाकर बोलती है, माँ जी, शादी के बाद मेरी भी ये पहली दिवाली है। मैं भी जल्दी जल्दी सफाई कर लेती हूँ, फिर मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगी दिवाली की शॉपिंग के लिए। बस मुझे तेरी यही आदत बुरी लगती है बहू, जब देखो मेरी बेटी की देखा देखी करती रहती है। अब घूर क्या रही है मुझे, खाएगी क्या? जल्दी जल्दी फर्श घिस और इसके बाद सभी कमरों के चादर पर्दे सब धो देना। और कीर्ति बेटी, तू चल मेरे साथ कमरे में, मुझे तुझसे ढेर सारी बातें करनी है। इस तरह से बेचारी बहू का दिन भर दिवाली की सफाई में बीत जाता है। वहीं रोमा अपनी बेटी कीर्ति के साथ बड़े ही आराम से कमरे में बैठकर गप्पे मार रही होती है। समय बीतता है। अगले दिन, अर्जुन बेटा सुन तो जरा। जी माँ। तेरी बहन आई हुई है, उसके लिए दिवाली की शॉपिंग करनी है, जरा पैसे तो दे। ये लो माँ, ये 20,000 रुपए रखो। इसे कीर्ति और उपासना दोनों को दिवाली की शॉपिंग करा देना। बहू की बात होते ही रोमा मन में कहती है, पता नहीं उपासना बहू ने मेरे बेटे को ऐसी भी कौन सी पट्टी पढ़ाई है जो उसकी इतनी पड़ी है, तभी तो ये जोरू का गुलाम होता जा रहा है। शाम होते ही रोमा अपनी बेटी को लेकर बाजार जाने के लिए तैयार हो जाती है। इतने में उपासना आ जाती है। चलिए माँ जी, मैं भी आ गई। माँ, आपने बताया नहीं कि भाभी भी हमारे साथ जा रही है। अरे ये हमारे साथ क्या लेने जाएगी, बहू तू घर पर रहे। मगर माँ जी, दिवाली तो मेरी भी है, आप ननद जी को लेकर जा रही हैं, मुझे नहीं। जब देखो मेरी बेटी से जलती भुनती रहती है। कीर्ति इस घर की बेटी है, और अगर तुझे भी शॉपिंग का इतना ही शौक चढ़ा हुआ है तो अपनी माँ के घर चली जा और जी भर के शॉपिंग कर। हाँ, मगर तेरे गरीब भिखमंगे मायके वालों की इतनी तो हैसियत भी नहीं है, तभी तो बेटी के ससुराल वालों को कोई दिवाली भी नहीं भेजी। हाँ, चल कीर्ति बेटी। सास के दिए गए ताने बेचारी बहू के दिल पर लगते हैं। रोमा अपनी बहू का मन तोड़कर बेटी को बाजार ले आती है, जहां वो एक हाई फाई दुकान में आती है।
कीर्ति बेटी, तुझे जो पसंद आए वो देख ले। भैया ये साड़ी दिखाना। ये लीजिए बहन जी, ये साड़ी 2000 की है। अरे कीर्ति बेटी, इतनी सस्ती सी साड़ी क्यों ले रही है, कुछ महंगा देख। माँ ये देखो, शरारा सूट कितना सुंदर लग रहा है। नहीं, ये भी कुछ जम नहीं रहा है, चल किसी दूसरी दुकान में चलते हैं। अपनी बेटी की दिवाली शॉपिंग के लिए रोमा पूरा बाजार छान मारकर एक महंगे से मॉल में आती है, जहां कीर्ति एक बड़ी ही महंगी सी साड़ी उठा लेती है। माँ ये वाली साड़ी मुझ पर अच्छी लगेगी। हाँ ये अच्छी है। पर मैम ये साड़ी पूरे 50,000 की है। 50,000? इतनी महंगी? इसे रहने देते हैं माँ। तभी रोमा घमंड से कहती है, अरे ओ दुकानदार, मेरी बेटी जिस चीज पर हाथ रख देती है ना, वो उसकी ही हो जाती है। ये रहे 50,000। माँ मैं साड़ी की मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ी, सैंडल भी ले लेती हूँ। तू आराम से शॉपिंग कर कीर्ति, कोई जल्दी नहीं है। सारी शॉपिंग के बाद कीर्ति कहती है, माँ हमें भाभी के लिए भी तो शॉपिंग करनी थी ना, उसके लिए एक आधी साड़ी ले लूंगी। वैसे भी उसका पूरा दिन तो पूरी पकवान बनाने में ही बीतना है। पैसे बचाने के लिए रोमा अपनी बहू के लिए फुटपाथ पर लगी सेल में से 200 रुपए की साड़ी लेकर घर आती है। ढेर सारी शॉपिंग के बैग्स देखकर उपासना कहती है, माँ जी आप मेरे लिए क्या लेकर आई हैं? ये ले, तेरे लिए साड़ी लाई हूं, बाकी के बैग्स कीर्ति के हैं। अपनी सास का ऐसा फर्क देखकर उपासना का मन उदास हो जाता है और दिवाली का दिन भी आ जाता है। उपासना तड़के सुबह उठकर पूरे घर की सफाई करती है। सफाई तो हो गई, जल्दी से बर्तन मांज लेती हूँ। उपासना बर्तन मांजने लगती है, तभी सास रसोई में आती है। हे राम बहू, दिवाली का दिन है, आज भी 4 बर्तन घिसने में घंटा भर लगाएगी तो कैसे काम चलेगा? जल्दी जल्दी हाथ चला और हाँ, पकवान में गुजिया, पूरी, छोले और खास करके पनीर के पकौड़े बनाना, मेरी बेटी को पसंद है। जी माँ जी। माँ अभी तक घर में दिवाली की डेकोरेशन नहीं हुई। अरे बेटी, दिए तो दिवाली की शाम ढले जलेंगे ना। ओफो माँ, कर दी ना गरीबों वाली बातें। आजकल मिट्टी के दिए कौन जलाता है? आप मिडिल क्लास लोगों का कुछ नहीं हो सकता। मेरे ससुराल वालों ने दिवाली के लिए महंगी मर्करीज पर लाइट्स मंगाई थी। मगर ननद जी, दिवाली की शोभा मिट्टी के दिए ही तो है। राम जी जब 14 वर्ष का वनवास काट कर लौटे थे, तभी अयोध्या के लोगों ने दिए ही जलाए थे। अरे मेरी गरीब बहू, तूने अपने मायके में तो मिट्टी के दिए ही देखे हैं। मेरी बेटी ठीक कह रही है, आजकल लाइट का जमाना है। रोमा को अपनी बेटी की कही अमीरी गरीबी की बात मन ही मन खटकती है, मगर वह कीर्ति का कहना सही मानकर लाइट मंगा लेती है। दिवाली की शाम मेहमान आने भी शुरू हो जाते हैं, पर बेचारी बहू अभी भी रसोई में मेहमानों की खातिर करने के लिए खाना बना रही होती है। उसकी नजर आसमान में हो रही आतिशबाजियों पर लगी है। तभी अचानक चाइनीज मरकरी होने के चलते उसमें आग लग जाती है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। कीर्ति अपनी माँ को आग के बीच फंसा छोड़ देती है। कीर्ति बेटी, तू कहाँ जा रही है मुझे इस आग में छोड़कर? माँ, अभी मैं अपनी जान बचाऊं कि आपकी? अरे कोई तो बचाओ मुझे। इतने में उपासना एक कंबल लेकर अपनी सास के पास दौड़ कर आती है और अपनी सास को बचा लेती है। तभी लोग मिलकर आग को बुझाते हैं। माँ जी आप ठीक तो हैं? उस घटना के बाद रोमा की आंखें खुल जाती हैं और वह भराई आंखों से अपनी बहू से कहती है, मैं ठीक हूँ बहू, मुझे माफ कर दे बहू। मैं हमेशा बेटी बेटी करती रही और तेरे साथ फर्क करती रही, मगर मैं भूल गई कि तू भी तो किसी की बेटी है और मेरे घर की लक्ष्मी। इसलिए आज दिवाली के दिन से अच्छा कोई दिन नहीं लक्ष्मी पूजन का। सॉरी मम्मी, मुझे माफ कर दो, मैं डर गई थी। भाभी आप भी मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं ननद जी, जो हुआ उसे जाने दीजिए। दिवाली तो खुशियों का त्योहार है, चलिए साथ मिलकर दिए जलाते हैं। आखिर में रोमा की बहू बेटी दिए जलाती हैं और सभी एक साथ लक्ष्मी पूजन करके खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं। 3 अंग्रेजन जेठानी ने किया काली देवरानी का मेकअप। सावित्री बहुत देर से परेशान हो रही होती है। वो बार बार फोन उठाती है और फोन मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसका फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसके चलते वो अपने पति से कहती है, देख रहे हो ना आप, इन चारों में से किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। मैं कब से परेशान हो रही हूँ। इन चारों को मेरा फोन दिखाई नहीं देता है क्या?
अरे भाग्यवान, परेशान क्यों होती हो? अमेरिका में बैठे हैं वो चारों, जरूरी थोड़े है कि हमेशा जब भी तुम कॉल करो तो उनका नेटवर्क लगेगा ही लगेगा। उन चारों को भी तो सोचना चाहिए ना कि उनकी माँ उनका इंतजार कर रही होती है, लेकिन उन चारों को तो मेरी पड़ी ही नहीं है। भगवान, ये कैसी औलाद दे दी तूने मुझे भी। सावित्री ऐसा कह ही रही होती है कि तभी उसे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है, जिसके बाद वो दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजा खोलने पर उसके चारों बेटे खड़े होते हैं। उन्हें देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता और वो उन्हें गले से लगा लेती है। पूरे 3 साल बाद तुम्हें देख रही हूँ, कहीं मेरा दिल निकलकर बाहर धड़कने ना लगे। अरे तुम चारों को अपनी माँ की याद नहीं आती? देखो तो जरा, कितने कमजोर हो गए हो तुम चारों। माँ, हमें आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए तो आपसे मिलने आए हैं। साथ में एक तोहफा भी लेकर आए हैं। तोहफा? कैसा तोहफा? सावित्री के चारों बेटों में से उसके 3 बड़े बेटे विलायत से विलायती बहू लेकर आते हैं। जैसे ही सावित्री अपनी विलायती बहू को देखती है तो वो हैरान रह जाती है। ये सब मैं क्या देख रही हूँ? ये तीनों लड़कियाँ कौन हैं? माँ, ये हमारी पत्नियां हैं। हम इन्हें शादी करके यहाँ लेकर आए हैं। हम तीनों भाई इन तीनों से बहुत प्यार करते हैं। भगवान, नास पीटो करम जलो। तुम्हें अब मैं क्या ही बोलूं। गए तो थे तुम अपने बाप पर ही हो, आखिर करनी तो अपनी मर्जी ही थी। अरे भगवान, अब तुम इसमें हमें क्यों गेहूं में घुन की तरह घसीट रही हो? ये तुम्हारा ही नतीजा है। ये तुम्हारे ही बच्चे हैं जो आज इतने बिगड़ गए हैं। अपनी माँ की तो इन्हें एक नहीं सुननी होती। सावित्री ऐसा कह रही होती है कि तभी उनके तीनों बेटे उसे कोने में ले जाकर कहते हैं, अरे माँ, क्यों हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो? आपको दिखाई नहीं देता? ये तीनों कोई मामूली नहीं बल्कि अमेरिका की सबसे टॉप अमीर लड़कियों में से हैं। क्या कहा? क्या ये विलायती परियां बहुत ज्यादा अमीर हैं? अरे बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा अमीर है, तभी तो हम तीनों ने इन तीनों से शादी की है। और माँ, आपने ही तो कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए आप हमारे लिए सबसे ज्यादा अमीर लड़कियां ढूंढ कर लाओगी। अब हम खुद ही सबसे ज्यादा अमीर लड़कियां ढूंढ कर लेकर आए हैं, साथ में खूब सारा पैसा भी लेकर आए हैं। अब तो हम बहुत ऐश करेंगे। पैसों का नाम सुनते ही सावित्री के मन में बहुत ज्यादा लालच आ जाता है, जिसके चलते वो अपने बेटों को कुछ नहीं कहती और अपनी विलायती बहू को स्वीकार कर लेती है। लेकिन वही सावित्री का सबसे छोटा बेटा ध्रुव अभी तक कुंवारा होता है और वो उससे कहती है, ध्रुव बेटा, तू तो बहुत ज्यादा ही समझदार है। अच्छा हुआ तूने शादी नहीं करी। कम से कम एक तो लड़का होगा जिसकी शादी मैं अपनी पसंद की लड़की से करवाऊंगी। आजा बेटा, तू मेरे गले लग जा। सावित्री अपने छोटे बेटे को गले से लगा लेती है। माँ, बहुत दिनों बाद आपने मुझे ऐसे गले लगाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी सावित्री की तीनों विलायती बहुएं उसके पैर छूने लगती हैं। इनके अंदर इतने सारे संस्कार कहाँ से आए? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि विलायती होकर इंडियन संस्कार दिखा रही हैं ये गोरी मैम। प्रणाम माँ जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नमस्ते माँ जी, आप बहुत ही प्यारी हो। माँ जी, आपके पैर दबा दो क्या? अरे बस 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 करो, मैं सब जानती हूँ। इन तीनों ने ही तुम्हें ये सारी शिक्षा दी होगी। चलो अब तुम तीनों जाओ अपने कमरों में आराम करो। मेरे तीनों बेटे तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देंगे। सावित्री के तीनों बेटे उन्हें उनके कमरे तक ले जाते हैं। उनके जाते ही ध्रुव अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। दरअसल मैंने भी अपनी जिंदगी में लव मैरिज ही की है। वो लड़की मुझे बहुत पसंद है, बल्कि यहाँ से जाने से पहले ही मैं उससे शादी करके गया था, बस आपको बता नहीं पाया। ये सुनते ही सावित्री सबसे पहले ध्रुव से एक ही सवाल पूछती है, अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? मैं तेरे लिए कितने सारे सपने देख रही थी अभी यहाँ खड़े खड़े, और तूने एक पल में ही मेरे सारे सपने तोड़ डाले। और वैसे वो लड़की है कौन? माँ, कल मैं आपकी सबसे छोटी बहू को भी घर पर ले आऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, आज की रात में थोड़ा आराम कर लूं। कहा सावित्री ने एक सपना अपने छोटे बेटे के लिए देखा ही था। वो अब चूर-चूर हो चुका था, लेकिन सावित्री को इस बार भी यही उम्मीद थी कि उसका छोटा बेटा अमीर और सुंदर लड़की को ही घर पर लेकर आने वाला होगा। लेकिन ध्रुव एक काले रंग की लड़की को घर पर लेकर आता है, जो बहुत ही ज्यादा गरीब होती है। उसे देखती ही सावित्री आग बबूला हो जाती है। अरे बेटा, तेरी आंखें चौंधिया गई हैं क्या? अरे तुझे इस लड़की का काला रंग बिल्कुल भी नजर नहीं आता? इतनी काली लड़की से तूने शादी कैसे कर ली? माँ, मैंने आपको बताया तो सही, मैं सलोनी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ।
आज के बाद हम इस घर में एक साथ रहेंगे। चलो सलोनी, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। ध्रुव ऐसा कहकर अपनी पत्नी सलोनी को अपना कमरा दिखाने के लिए उसे अपने कमरे की तरफ ले जा रहा होता है, लेकिन तभी सावित्री रास्ते में खड़ी हो जाती है। इस कल्लो मैया को मैं अपने घर में आने नहीं दूंगी। अरे मैंने विलायती को जगह दे दी तो इसका मतलब क्या कोयले की खदान भी मेरे घर में ही घुसा दोगे? अरे माँ, आपको क्या हो गया है? आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? आज से यही आपकी बहू है और इसके बाद आप कुछ नहीं कहोगी। ध्रुव अपनी पत्नी सलोनी को अपने कमरे में ले जाता है, जहां सलोनी अपने पति से कहती है, मैंने आपसे कहा था ना, माँ जी को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं आऊंगी। देखा उन्होंने किस तरह मुझसे बात की। कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन बाद माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सलोनी के पहले दिन से ही सावित्री को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसके चलते वो उसके ऊपर बहुत अत्याचार भी करती है। वहीं सोफिया, अलीना और अलीशा को शुरू में तो सलोनी के रंग से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन वो तीनों सलोनी का इतना अच्छा बर्ताव देखती हैं तो वो उन्हें अपनी देवरानी के रूप में स्वीकार कर लेती हैं और उसके साथ बहुत अच्छे से रहने लगती हैं। अरे सलोनी, तुम्हें तो सारा खाना बनाना आता होगा, तुम हमें इंडियन खाना बनाना सिखाओगी क्या? हमें घर के सारे काम आते हैं, लेकिन इंडियन खाना बनाना नहीं आता। बस हम इंडियन खाना बनाकर अपनी सास को खुश करना चाहते हैं। अरे हाँ जेठानी जी, क्यों नहीं, मैं आपको इंडियन खाना बनाना जरूर सिखाऊंगी, पर आपसे मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? आप हमें अपने मेकअप से सुंदर बनाएंगी, है ना? आपको मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। देख लीजिए जेठानी जी, सौदा बड़ा महंगा है। अरे हाँ, क्यों नहीं, एक पल के लिए तो मैं घबरा ही गई थी देवरानी जी। सलोनी अपनी तीनों जेठानियों को इंडियन खाना बनाना सिखा देती है, जिसके बाद से वो तीनों मिलकर ही पूरे घर को अकेले ही संभालना शुरू कर देती हैं। यहाँ तक कि वो अपनी देवरानी को किसी भी काम में हाथ भी नहीं लगाने देती और उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती हैं। उसे अपनी बहन की तरह बहुत ही लाड करती, कभी उसको कुछ बनाकर खिलाती तो कभी उसका मेकअप करती हैं, कभी उसे मेहंदी लगाकर अलग अलग डिजाइन दिखाती हैं। ये देखकर सावित्री को बहुत चिढ़ मचती है। मेरी विलायती बहू कुछ ज्यादा ही अपनी देवरानी का ख्याल रख रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं इनके बीच में लड़ाई करवा कर ही रहूंगी। सावित्री एक तरफ अपनी तीनों गोरी विलायती बहू को भड़काती है तो वहीं वो दूसरी तरफ अपनी काली बहू को गोरी बहू के खिलाफ भड़काने लगती है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उसकी बहू एक दूसरे से जरा भी मनमुटाव नहीं रखती। जेठानी जी, माना कि मैं बहुत ज्यादा काली हूँ और मेरे रंग से काफी लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत है, लेकिन फिर भी मैं आप तीनों को हमेशा अपनी बहन की तरह ही मानूंगी। सलोनी के ये कहते ही उसकी तीनों अंग्रेजन जेठानी उसे गले से लगा लेती हैं। उनका ये प्यार देखकर सावित्री को अपनी गलती का एहसास होने लगता है, जिसके चलते वो उनके पास आकर उनसे अपनी गलती की माफी मांगती है। रिश्तों की असली कदर करना तो तुमसे सीख रही हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम चारों के बीच में लड़ाई करवाने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन नहीं करवा पाई। आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। सावित्री की चारों बहू उसे माफ कर देती हैं, जिसके बाद वो चारों अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।